राग में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का असली मतलब। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत मेरे साथी जो संगीत सीख रहे हैं, राग वगैरह सीख रहे हैं, वो फंस जाते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या हुआ। जैसे चलन या पकड़, वादी स्वर, समवादी स्वर, तान, आलाप, स्वर विस्तार, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, इन सब का मतलब क्या होता है। तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप राग में तकरीबन यूज होने वाले सभी शब्दों का विस्तृत जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है थाट। राग की बात करें तो राग में सबसे पहले आता है थाट। अब थाट क्या चीज है, मैं सारी चीजों को सिंपल अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक। थाट रागों को उनके गुण और उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। समझ पा रहे हैं? और इसी वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे राग हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट है थाट वाली, ये पहले नहीं थी। सभी राग अलग अलग ऐसे ही बिखरे हुए थे, बट विद्वानों ने इसे वर्गीकृत करने की कोशिश की तो उन्होंने ये देखा कि जो एक ही तरीके राग हैं, जो एक गुण को अपनाए हैं, एक नेचर है जिनका, एक व्यवहार है जिनका, उनको एक वर्ग में रखा जाए। और जो अलग अपना अलग कोई नेचर रख रहे हैं, अलग व्यवहार रख रहे हैं, अलग प्रकृति है उनका, और अलग सुरों का समूह है, उनको अलग वर्ग में रखा जाए। तो इसी वर्गीकरण को क्या कह दिया गया कि थाट। ठीक, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए था कि हमारा राग क्या है, थाट क्या है, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हैं। ठीक, अब हम आते हैं कि लगने वाले स्वर। लगने वाले स्वर का मतलब यह है कि जो राग हम गा रहे हैं, उस राग में जो भी आरोह में अवरोह में जो भी सुर यूज हो रहे हैं, उनका नाम। और न लगने वाले सुर, यानी कि जो सुर नहीं यूज हो रहे हैं, उसके बाद आ जाता है वादी सुर। और वादी सुर का मतलब है क्या साथियों? वादी और समाधि दोनों को एक साथ में समझ लेते हैं, तब ज्यादा अच्छा रहेगा कि इनका मतलब क्या होता है, वादी और समाधि। पहली बात तो अगर हम ऐसे करें किताबी भाषा में या संगीत में जो हमें सिखाया गया है, तो वादी समाधि का मतलब ये होता है कि जो सुर राग को गाते समय या किसी राग को गाते समय जिस सुर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, वो हो जाता है वादी सुर, और उससे थोड़ा कम प्रयोग होने वाला सुर समाधि हो जाता है। बट मैं अपनी भाषा में अगर कहूं तो जैसे कि कोई राग हम गा रहे हैं और उस राग में जो सुर सबसे प्रधान है, यानी कि जो सुर हमें सबसे बेस्ट लग रहा है उस राग के अंदर, वो, और जिससे उसकी संवाद हो पा रही है, यानी कि बातचीत जिससे हो पा रही है। जैसे अगर आप हैं तो आप उसी से बात करना पसंद करेंगे जो तकरीबन आपसे अच्छा से जवाब सवाल कर पाए, मतलब उसका नेचर आपसे थोड़ा मिलता जुलता रहे। समझ पा रहे हैं? उसी से आप बात करने की कोशिश करेंगे और बात करना पसंद करेंगे। तो राग में भी यही है साथियों कि वादी सुर जो है वो उसी सुर से बात करना चाहता है जो कि उसके बराबर का लगता हो। जैसे क्या है संगीत में कि जो वादी सुर है, इसको राजा की उपाधि दी गई है। ठीक, सुरों में जो राग आप गा रहे हैं, उस राग के सुरों में जो भी वादी सुर रहेगा वो राजा कहलाता है। तो राजा किससे बात करेगा? अपने मंत्री से ही तो करेगा। जो भी आदेश देना होगा अपने मंत्री को देगा।
प्रजा से बात कर सकता है, पब्लिक से बात कर सकता है, बट बहुत रेयर केस में। ठीक, तो अपने वो जो उसके माध्यम है अन्य मंत्री वगैरह हैं उन्हीं से बात करता है, और वो जो है फिर पब्लिक से बात करते हैं। तो ये चीज होता है कि वादी और संवादी। ठीक, और उसके बाद बचता है अनुवादी। अनुवादी का मतलब है कि वादी और संवादी को हटाने के बाद जो सुर अन्य बच रहे हैं राग के, वो अनुवादी हो जाते हैं। और विवादी, विवादी का मतलब है कि कोई राग है, उस राग में जैसे मान ले भूपाली राग है, ठीक, तो इसमें सा रे गा पा धा, सा रे गा पा धा ये स्वर समूह है, बट इसी में हम अगर माँ जोड़ दें तो ये विवादी सुर हो गया। मतलब जो कंफर्म रूप से किसी राग के सुर हैं उनमें किसी अन्य राग का एक सुर या कोई अन्य एक सुर उसमें शामिल कर दिया जाए तो वो विवादी सुर हो जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम आगे गायन समय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है साथियों कि गायन समय क्या चीज है। हमारे विद्वानों ने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि किस टाइप के रागों को किस समय गाने पर सबसे ज्यादा आनंद आता है, सबसे ज्यादा दिल को छूता है। इस चीज को उन्होंने रिसर्च किया। जैसे अगर मैं कहूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने में हम अगर कजरी गाएं, सावनी गीत गाएं, तो क्या जमेगा, क्या मजा देगा? नहीं मजा देगा। उसी तरीके से यदि हम सावन में होरी गाएं, फाग गाएं, तो क्या मजा देगा? वो भी नहीं मजा देगा। इसके उलट यदि हम उसी टाइम पे, जैसे फागुन चल रहा है, अगर हम फागुन में होरी गाएं, फाग गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सावन में कजरी गाएं, हम हरियाली गीत गाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो हुआ मौसम की बात। उसी तरीके से ये समय का जो है टाइमिंग की जो कैलकुलेशन की गई है इसी प्रकार से कि किस टाइम पर कौन सा राग बहुत जमता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने बना दिया। ठीक, अब आ जाते हैं प्रकृति में कि प्रकृति क्या चीज होती है राग की। साथियों, अगर हम राग का थोड़ा सा राग की परिभाषा अगर जाने तो इस तरीके से मैं बोलता हूं कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का वह समूह है जिसे बजा देने से या गा देने से श्रोता के मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए। यानी कि कम से कम 5 स्वरों को और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों को, सुरों के समूह को बजा दिया जाए या गा दिया जाए तो जो सुनने वाला है वो या खुश हो जाए या दुखी हो जाए या हंसने लगे। मतलब जो भी हमारे 10 रस होते हैं उन 10 रसों में कोई रस उसके मन में पैदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। जब हम गाएंगे या बजाएंगे इस राग के स्वरों को तो हमारे जो श्रोता हैं उनको कैसा महसूस होगा, ये हो गया प्रकृति। ठीक, अब महत्वपूर्ण स्वर। महत्वपूर्ण स्वर अभी मैं पहले ही बता दिया हूं साथियों कि राग को गाते समय जो भी उस राग को ज्यादा सजाते हैं उन्हें ही महत्वपूर्ण स्वर कहते हैं। ठीक, अब बात आती है सप्तक की कि जो हमारा राग है वह किस सप्तक में बजाने से ज्यादा जमता है, मध्य सप्तक में कि मंद्र सप्तक में कि तार सप्तक में। बहुत सारे राग होते हैं जो कि मध्य और मंद्र में जमते हैं, बहुत सारे राग होते हैं जो मध्य और तार में जमते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी राग होते हैं जो तीनों सप्तकों में जमते हैं। आप चाहे जहां बजाएंगे बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक, अब बात आ जाती है आरोह, अवरोह और पकड़ की। तो जैसा मैं बोला ना कि कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 7, तो ये जो क्रम है सुरों का, इन्हीं को चढ़ते हुए क्रम में गाना आरोह कहलाता है। कोई भी राग है उसमें जो स्वर समूह लिया गया है
उसको चढ़ते क्रम में, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरीके से गाने को हम आरोह कहते हैं। और सा नी धा पा मा गा रे सा, उतरते हुए क्रम को हम अवरोह कहते हैं। अब बात आ जाती है पकड़ पे, कि आखिर पकड़ क्या चीज है। पकड़ साथियों एक ऐसी चीज है जिसे बजा देने से या गा देने से कोई भी राग एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये फला राग है। समझ पा रहे हैं? राग एकदम से खुलकर आ जाता है कि ये फला राग की पहचान है। जैसे हम कहीं गए हैं बाहर, अदर कंट्री में, बाहर कंट्री में, और कोई हमसे पूछ ले कि आप कहां से हैं, तो हम यदि ये कह दें कि दिल्ली, तो वो कंफर्म हो जाएगा आदमी कि ये दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक, तो इस तरीके से वो एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो राग हैं, रागों में स्वर समूह बनाए गए हैं कुछ, जिन्हें गा देने से, जैसे हम दिल्ली बोल दिए तो वो अगला इंसान पहचान गया, पूरा हमारा भूगोल जान गया। उसी तरीके से हम किसी भी राग का जब स्वर समूह, जैसे 3 सुरों, 5 सुरों, 6 सुरों, इस तरीके के बने होते हैं स्वर समूह, जिन्हें हम चलन या पकड़ कहते हैं, उसे गा देने से राग हमारा एकदम से स्पष्ट हो जाता है कि ये फला राग है। बट उसका भी जो तरीका है उसी तरीके में आप गाएंगे तो, समझ पा रहे हैं उसका, इसी से तो राग स्पष्ट होता है कि बहुत सारे ऐसे भी राग हैं जिनका स्वर समूह एक ही है। समझिएगा, बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनका स्वर समूह एक ही है, बट जो स्वर हैं, स्वर को किस तरीके से बोलना है, किस सुर पे हमें कण लेना है, किस सुर पे हमें मींड लेना है, किस सुर पे हमें कितना ठहरना है, ये चीजें रागों को अलग अलग करती हैं, भले ही एक ही सुर हो। ओके, तो ये चलन हो गई साथियों आपके। अब आ जाते हैं हम गीत के प्रकार पे, जैसे छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, विलंबित ख्याल चाहे कह लें, चाहे बड़ा ख्याल कह लें, ठुमरी, ध्रुपद धमार, तराना, ये सब क्या है? ये सब साथियों गीत की ही शैलियां हैं, गीत के ही प्रकार हैं जिन्हें हम गाते हैं। फिर आ जाता है जैसे आलाप तान। अब आलाप तान क्या है? जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया ना कि राग भूपाली का, कि सा रे गा पा धा, तो इनके स्वरों को हम विलंबित लय में, जैसे सा रे गा पा गा रे सा, पा गा रे सा, इस तरीके से बोले तो ये हमारा आलाप हो सकता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, दा रा रा रा, दा रा रा, दा रा रा रा, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसे आकार में भी बोलते हैं हम, जैसे आ ठीक, तो ये हुआ आपका आलाप। अब तान किसे कहते हैं? यही सुर जो हमारे राग में लग रहे हैं, इन्हीं सुरों को द्रुत लय में गाना, यानी कि एक मात्रा पर दो दो सुरों को गाना, एक मात्रा पे 2 सुरों को गाना ही क्या कहलाता है? तान कहलाता है। जैसे मान लें कि सा रे गा पा धा सा धा पा, ऐसे तो सा रे गा पा धा सा धा पा, गा पा धा पा गा रे सा। अब देखें, सा रे गा पा धा पा गा पा, सा रे गा पा गा रे सा, 16 मात्रा हुई। बट ये हमारा सुर जो हुआ 16 हुआ, बट जो हमारी मात्रा है वो कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 8 ही होगी। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, तो सारे गा पा धा सा धा पा, गा पा धा पा गा रे सा, ठीक। तो ये
पूर्ण रूप से साथियों राग की जानकारी है। और एक महत्वपूर्ण शब्द छूटा जा रहा है जिसे हम स्वर विस्तार कहते हैं। तो जो मैं अभी बोला ना कि जो चलन है या जो आरोह अवरोह है, तो कैसे आरोह अवरोह गाते हैं, चलन को कैसे गाना है, सुरों को जो भी हमारे राग में सुर लग रहे हैं उनको और विस्तृत रूप में गाना ही स्वर विस्तार कहलाता है या राग विस्तार कहलाता है। ठीक, तो बस यही थी जानकारी साथियों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते।